Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Control System. Here's your lab instructor, Nashita Alwaz. This lab basically consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. Our today's lab objective is to find the impulse and step responses of the control system. Equipment needed for the experimentation is MATLAB software installed in your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment. हमारे पास लाइफ में जितनी भी चीज़ें अगर हो रही होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बड़ा होता है, एडल्ट एज पे पहुंचता है, लाइफ में बहुत सी चीज़ों उसकी वो अचीव करता है और उसके बाद वो डेथ स्टेज पे पहुंचता है. तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो उसकी लाइफ में होती है, एक इंसान की लाइफ में, वो चेंज हो रही होती है. सिमिलर केस अगर मैं आपके कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि आप एक पैरामीटर जो है उसको सेट करने की ट्राई करते हो, तो वो पैरामीटर जो है वो डिफरेंट लेवल्स अचीव करता है. 0 से स्टार्ट होता है और देन वो 100 पर पहुंचता है. तो बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है लाइफ में आपकी, यूनिवर्स में आपकी, वो चेंज होती है. अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करना चाहती हूँ तो उसको कंट्रोल की फील्ड में कहा जाता है टाइम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. टाइम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम when subjected to an input which is a function of time. टाइम रिस्पॉन्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम पर एक इनपुट अप्लाई करते हैं जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होती है और उसके रिस्पॉन्स में आपको एक आउटपुट मिलती है. टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस मीन्स सब्जेक्टेड द कंट्रोल सिस्टम टू इनपुट्स that are function of time and studying their output which are also function of time. हम लोग टाइम रिस्पॉन्स का एनालिसिस करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम लेते हैं. उस कंट्रोल सिस्टम पे हम एक इनपुट अप्लाई करते हैं और वो इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है. जैसे ही हम कंट्रोल सिस्टम पे वो इनपुट अप्लाई करते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उस कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट को चेक करते हैं, तो वो आउटपुट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज उसमें आपको मिलता है. तो उसकी स्टडी को आप लोग कहते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. आपने कंट्रोल सिस्टम लिया, उस पे एक इनपुट अप्लाई की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही थी, फिर आपने उस इनपुट के क्रॉस उस कंट्रोल सिस्टम की आउटपुट को चेक किया, वो आउटपुट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही थी. इस सारे प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का. अ कंट्रोल सिस्टम जनरेट्स एन आउटपुट और रिस्पॉन्स फॉर गिवन इनपुट. द इनपुट रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स while the output is actual response of the system. आपके पास कंट्रोल सिस्टम में या टाइम रिस्पॉन्स के एनालिसिस में आप लोग जो इनपुट देते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस इनपुट होती है या फिर डिजायर इनपुट होती है. वो इनपुट होती है, वो वैल्यू होती है जो आपको कंट्रोल सिस्टम से चाहिए होती है, जबकि आउटपुट पे आपको वो आउटपुट मिलती है जो कि एक्चुअल होती है. मींस जो कंट्रोल सिस्टम जनरेट कर रहा होता है, इनपुट पे आप डिजायर रिस्पॉन्स देते हो और आउटपुट पे आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल की थी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की.
जिसमें हमने इनपुट पे रेफरेंस सेट किया था आपके इंसुलिन का। ठीक है, हमने कहा था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए हमने कंट्रोल सिस्टम सेट किया था। उस कंट्रोल सिस्टम की इनपुट पे हमने डिजायर वैल्यू ऑफ इंसुलिन जो है वो सेट की थी, या डिजायर वैल्यू ऑफ ग्लूकोज जो है वो सेट की थी कि ह्यूमन बॉडी में इतना ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। तो इनपुट पे हमने ग्लूकोज डिजायर ग्लूकोज लेवल सेट किया, जबकि आउटपुट पे हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को मेजर किया। तो क्या था कि हमने इनपुट पे डिजायर लेवल सेट किया, आउटपुट पे एक्चुअल लेवल हमें मिला, और फिर हमने कंट्रोल सिस्टम का पूरा एनालिसिस किया। जैसे ही ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल सेट हो गया, कंट्रोल सिस्टम ने अपना वर्क करना बंद कर दिया। अगर फिर ग्लूकोज लेवल में कमी हुई किसी भी ह्यूमन बॉडी के ब्लड में, तो फिर से आप लोगों ने इंसुलिन जो है वो और इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दी पंप के थ्रू। तो ये पूरा हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एलिवेटर की एग्जांपल लिखी हुई है। एलिवेटर में भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग्स हो रही होती हैं। किस तरह से कि हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एलिवेटर हमें ऊपर ले जाता है, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्विच को ऑफ करते हैं तो एलिवेटर हमें नीचे ले आता है। तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग्स अकर हो रही हैं। हम एक इनपुट दे रहे हैं, उसके अक्रॉस आउटपुट हमें मिल रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से कि आप लोगों के पास एक कंट्रोल सिस्टम है, उस पर आप एक डिजायर इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, और फिर उस इनपुट का रिस्पांस जो है कंट्रोल सिस्टम पे आप चेक करते हो, जो आउटपुट है और वो ऑल्सो जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो उसको, इस पूरे फिनोमेना को आप लोग कहते हो कि टाइम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। अब आपके पास टाइम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है ट्रांसिएंट रिस्पांस, जबकि दूसरा पार्ट होता है आपके पास स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ट्रांसिएंट रिस्पांस जो होता है आपके पास, वो सिस्टम का वो रिस्पांस होता है जो वो स्टार्ट पर मिल देता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रूम है जिसका टेम्परेचर जो है वो मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करना है, ओके, और मैं उसके अंदर एक हीटर लगा देती हूँ। जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो हीटर जो है वो ऑन होता है और कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने की कोशिश करता है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको जो है वो करीब करीब 40 के टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने अपने कंट्रोल सिस्टम को फोर्स किया कि आप जो हो मुझे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, लेकिन कंट्रोलर ने हीटर को ऑन करके फौरन से आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंचा देना। उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंट्रोलर को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो अपने आप को सेटल डाउन करे, वो कमरे का टेम्परेचर एक्चुअल पॉइंट तक लेके जाए। मींस आपको एक्चुअल रिस्पांस या डिजायर रिस्पांस फौरन से नहीं मिल सकता किसी भी कंट्रोलर को यूज करते हुए। कंट्रोलर को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उस टाइम में जब कंट्रोलर अपने आप को सेटल डाउन कर रहा है, तो उस टाइम पर सिस्टम का जो रिस्पांस आपको मिलता है उसको कहते हैं ट्रांसिएंट रिस्पांस। वो रिस्पांस जिसमें आपका सिस्टम एक्चुअल आउटपुट लेने की ट्राई कर रहा होता है, उसको आप लोग कह रहे होते हो ट्रांसिएंट रिस्पांस। जैसे ही आपकी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट स्टेट में आ जाती है, मींस अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हो, टेम्परेचर सेट करना चाहते हो, तो तकरीबन 39 या 41 की ड्यूरेशन, 39, 40, 41 तक आपका टेम्परेचर जो है वो आ जाता है, मींस कांस्टेंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स की वजह से, तो भी वो एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है। मतलब एक्चुअल आउटपुट आपको करीब करीब जब मिल जाती है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके सिस्टम का जो रिस्पांस आपको मिलता है उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। बेसिकली टाइम रिस्पांस जो है वो क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ट्रांसिएंट रिस्पांस which is the output that will be changed with respect to time, and the steady state response
विच इज द आउटपुट विच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, जब आपका सिस्टम एक्चुअल आउटपुट लेने की ट्राई कर रहा होता है उस टाइम पे सिस्टम के रिस्पॉन्स को ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे ही सिस्टम एक्चुअल रिस्पॉन्स अचीव कर लेता है, मींस आपकी आउटपुट कांस्टेंट स्टेट में आना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे सिस्टम के रिस्पॉन्स को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। वही चीज मैंने जो लास्ट स्लाइड में आपको बताई है वो इस फिगर में भी आपको नजर आ रही है कि सिस्टम जो है वो अपने आउटपुट देना स्टार्ट करता है 0 से, फिर ऊपर जाता है, काफी ऊपर जाता है, वो शूट्स अकर होते हैं, मींस एक्चुअल से ऊपर जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए लेकिन आपको मिल रहा है 45, तो सिस्टम में क्या हो रहा होगा, सिस्टम में ओवरशूट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि टेम्परेचर या फिर कोई भी आप लोग आउटपुट आपको मिल रही है 0 से स्टार्ट होकर वो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर एक पॉइंट आता है जिसपे आपकी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन पे बनना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी आउटपुट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उस टाइम पर जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो है ट्रांसिएंट। और जब आउटपुट कांस्टेंट हो गई, एक लाइन की फॉर्म में आ गई, उस टाइम पे जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली आपकी जो टाइम रिस्पॉन्स की इक्वेशन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और आपको पता है कि टाइम रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स तो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है ना, एक्चुअल रिस्पॉन्स लेने के लिए ही ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलता है। मतलब आप एक्चुअल लेने के लिए ही ट्राई करते हो, और जो ट्राई करते हो उसकी वजह से सिस्टम में जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, वही आपका ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स है। तो आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को फॉलो कर रहा होता है। तो टाइम रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली फॉलोड time response is basically followed by the steady state response. If I will talk about the equation of the time response, then C of t equals to C t of t plus C steady state with respect to time. Input supplied to the system. हमने अभी बात की थी कि हम एक इनपुट अप्लाई करेंगे कंट्रोल सिस्टम पे जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी, और उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो वो इनपुट जो हम सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी टाइप की हो सकती है वो हम लोग आज की लैब में स्टडी करेंगे। फॉर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम वी नीड टू सब्जेक्ट द सिस्टम टू वेरियस टेस्ट इनपुट्स। क्या होगा कि हम डिफरेंट टाइप्स की इनपुट्स जो है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होंगी उनको हम अपने कंट्रोल सिस्टम पे अप्लाई करेंगे। Test input signals are used for testing how well a system responds to the known input. अब इनपुट के क्रॉस आउटपुट किस तरह से आ रही है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। Some of the standard test signals that are used are impulse signal, step signal, ramp signal, parabola signal and the sinusoidal signal. हम लोग जो आज की लैब में 2 टेस्ट इनपुट्स पढ़ेंगे वो है इम्पल्स और स्टेप। बाकी रैम, पैराबोला और साइनोसॉइडल का मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये बेसिकली किस शेप की इनपुट होती हैं, किस शेप के इनपुट सिग्नल्स होते हैं जो हम लोग सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। रैम्प जो है एक ट्रायंगुलर टाइप की वेवफॉर्म होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है, और इसको हम किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करके इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फिर आती है पैराबोला। आपने एक वेवफॉर्म देखी होगी जिसके अंदर आप 0 से आउटपुट को स्टार्ट करते हैं, आउटपुट फिर पीक पर जाती है, फिर दोबारा 0 पर आती है। तो वो बेसिकली क्या होती है, पैराबोला। इसमें जो है इनपुट सिग्नल 0 से पीक पर जा रहा है, पीक से फिर दोबारा 0 पर जा रहा है। तो ये जो सारा चेंज है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रहा है। तो इस टाइप की इनपुट भी हम लोग सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो एक साइनोसॉइडल सिंपल साइन वेव होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी वैल्यू को चेंज करती है, और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द इम्पल्स सिग्नल,
इम्पल्स सिग्नल जो है वो बेसिकली सडन शॉक होता है, सडन इनपुट होती है। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, एकदम से हीटर ऑन हुआ और मैंने एकदम से ऑफ कर दिया, ठीक है, सडन चेंज। ब्लास्ट जो होता है आपके पास, आप एकदम से मतलब एक वो स्विच ऑन करते हैं, एक टाइमर लगा होता है, वो ब्लास्ट करता है और उसके बाद सब कुछ खत्म। मीन्स सडन शॉक, सडन इनपुट जो एक टाइम पर अकर होने के बाद एकदम से खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं इम्पल्स सिग्नल। अब आपको पता है एक्स एक्सिस होता है किसी भी ग्राफ का और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो एक्स एक्सिस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, इसलिए एक्स एक्सिस पर आपको टाइम आप लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम लोगे, क्योंकि आप लोग किसी भी चीज का यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो। तो जिस चीज का एनालिसिस करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग करते हैं उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जिसका एनालिसिस करते हैं उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी आउटपुट जो है वो चेंज होती है इस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में, और हम इनपुट भी जो अप्लाई करते हैं सिस्टम में वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। तो डेल्टा की फॉर्म में हम इम्पल्स सिग्नल को लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास होगा टाइम। अब आपके पास जो इम्पल्स सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ एट टी इक्वल्स टू 0 पे मिलेंगे, उसके बाद इनपुट आपको नहीं मिलेगी। एट टी इक्वल्स टू 0 पर एम्पलीट्यूड ए मिलेगा और उसके बाद एट टी ग्रेटर देन 0 पर आपको कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सडन इनपुट होगी एट टी इक्वल्स टू 0 पर, और वो सडन इनपुट कुछ एम्पलीट्यूड की हो सकती है। अगर तो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द इम्पल्स सिग्नल जो है वो 1 होता है तो उसको कहते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। लेकिन एम्पलीट्यूड मीन्स ए सडन इनपुट जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, मीन्स कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 1 होगी तो उसको कहेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा टी लिखती हूँ मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं जो इनपुट अप्लाई कर रही हूँ वो मुझे सिर्फ एट टी इक्वल्स टू 0 पर मिल रही है एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड के साथ, तो उसको मैं कहूंगी वो मेरे पास है इम्पल्स सिग्नल। सेकेंड जो आपके पास इनपुट सिग्नल हम लोग आज के लैब में पढ़ेंगे वो है आपके पास स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल जो है वो सडन चेंज होता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्चुअल इनपुट सिग्नल का। इसमें आपको एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एट टी ग्रेटर देन 0 पर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलता है, लेकिन एट टी लेस देन 0 पर आपको कोई इनपुट जो है वो नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिग्नल जो है वो आपको मिलेगा एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एट टी ग्रेटर देन 0 पर, लेकिन एट टी लेस देन 0 पर आपको कोई इनपुट सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा। अगेन यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल आपको मिल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा। एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस जो है आपके पास उस पर टाइम होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट एक्सिस है वो होगा आपका u ऑफ t मीन्स स्टेप सिग्नल विच इज द इनपुट सिग्नल दैट विल बी अकर्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम। अगर आप लोगों के पास इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो 1 होगा तो स्टेप सिग्नल को आप कहोगे यूनिट स्टेप सिग्नल। लेकिन अगर आपके पास एम्पलीट्यूड 1 नहीं होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आप उसको सिंपली कहोगे स्टेप सिग्नल। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड 1 होगा तो स्टेप सिग्नल को कहोगे यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर 1 नहीं होगा तो सिंपली कहोगे स्टेप सिग्नल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। लास्ट लैब में हमने पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम के बारे में, और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो था वो बेसिकली था रेशियो बिटवीन द आउटपुट सिग्नल एंड द इनपुट सिग्नल। आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो थी उसको आप कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम।
और वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो है वो था हमारे पास मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम का एक मेथड। तो यहाँ पर अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल रहा है जो कि रेशियो है बिटवीन सी ऑफ एस विच इज द आउटपुट सिग्नल एंड द आर ऑफ एस विच इज द इनपुट सिग्नल, तो आपके पास अगर ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है k डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास s की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी तो आप सिस्टम को कहोगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर डिनोमिनेटर में s की पावर 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप उसको कहोगे सेकेंड ऑर्डर अगर s की पावर 2 है, थर्ड ऑर्डर अगर s की पावर 3 है। लेकिन इस लैब के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो बेसिकली होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में s की पावर जो है वो 1 होती है। क्योंकि 1 होती है s की पावर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर फंक्शन के, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। फिर यहाँ पे दो चीजें और लिखी हुई हैं, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विच इज द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू k divided by ts plus 1. K is the DC gain and t is the time constant of the system. Time constant क्या है? Time constant आपके पास एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो कि बता रहा होता है कि अगर आपने यूनिट इम्पल्स सिग्नल इनपुट पे दिया है या फिर यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट पे दिया है तो आउटपुट जो आपको मिलती है वो कितनी देर में मिलती है। सिस्टम उस इनपुट के क्रॉस रिस्पॉन्स कितनी देर में करता है, कितना क्विकली करता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है उस पर अगर आप यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हो या फिर यूनिट इम्पल्स इनपुट दे रहे हो तो वो कितनी देर में उस इनपुट के क्रॉस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उसको आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। देन आपके पास आता है डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। DC gain of the system is the ratio between the input signal means R of S and the steady state value of the output. Steady state value of the output means अभी हमने पढ़ा था कि दो तरह के responses होते हैं, transient response और steady state response। Actual response जो होता है उसको कहते हैं steady state response और उस टाइम पर आपको जो value या फिर output मिलती है उसको कहते हैं steady state value of output. So DC gain of the system is the ratio between the input signal and the steady state value means the actual value of the output. Impulse response of the first order system. यहाँ पे मेरे पास एक impulse input है जिसको मैंने नाम दिया है R of S का, और हमें पता है impulse input जो है वो होती है 0 पर एक specific amplitude की input। तो मैंने यहाँ पर जो specific amplitude रखा है वो है 1। तो मैंने एक 1 इम्पल्स सिग्नल या यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है वो एज एन इनपुट एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर अप्लाई किया और आउटपुट जो मुझे मिली है वो है सी ऑफ एस। तो आर ऑफ एस जो है वो इक्वल्स टू हो गई 1। अगर मैं 1 को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ k डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1 से, तो सी ऑफ एस जो मुझे मिलता है वो होता है k डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1। अब हमारे पास जो है सी ऑफ एस है जो कि हमें आउटपुट मिली थी जैसे हमने इम्पल्स सिग्नल जो है वो अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर अप्लाई किया था। तो अगर ये आपके पास जो सी ऑफ एस है ये बेसिकली होता है एस डोमेन में, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स की, तो हमारी जो आउटपुट होगी वो बेहतर है कि वो टाइम डोमेन में होनी चाहिए। हमने सेकेंड लैब में पढ़ा था कि किस तरह से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने उसी सिग्नल को जिसको आपने टाइम डोमेन से एस डोमेन में चेंज किया था, अगर आपने एस डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में चेंज करना हो तो आप लोग इनवर्स लैप्लास यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी लास्ट इक्वेशन के अंदर मैंने अपने सी ऑफ एस जो इक्वेशन थी आउटपुट सिग्नल था उसका इनवर्स लैप्लास दिया है और इनवर्स लैप्लास ने आपकी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन से टाइम डोमेन में चेंज कर दिया है।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसपे आप आर ऑफ एस अप्लाई कर रहे हो जो कि एक इनपुट है, और रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो सी ऑफ एस जो कि एक आउटपुट है। आर ऑफ एस जो है एक आपके पास स्टेप सिग्नल है, और स्टेप सिग्नल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है 1/s। तो अगर मैं 1/s को अप्लाई करती हूँ अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे, तो मुझे जो इक्वेशन मिलती है या फिर जो मुझे आउटपुट मिलती है सी ऑफ एस, वो इक्वल होती है k डिवाइडेड बाय s t ऑफ s प्लस 1। इस इक्वेशन से अगर मैंने दोबारा से अपनी इक्वेशन को चेंज करना है टाइम डोमेन में, तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़ेगी। तो मैं अपने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के अंदर ब्रेक करती हूँ इक्वेशन को। अगर मैं इक्वेशन को ब्रेक करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी सी ऑफ एस विच इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एस माइनस के टी डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1। इसमें जो फर्स्ट पार्ट इक्वेशन का है के डिवाइडेड बाय एस, वो है फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स मीन्स वो रिस्पॉन्स जो मैं सिस्टम को फोर्स करके उससे लेती हूँ, मीन्स एक्चुअल रिस्पॉन्स, एक्चुअल आउटपुट, मीन्स स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो फोर्स रिस्पॉन्स जो मैं सिस्टम को फोर्स करके लेती हूँ वो होती है मेरी एक्चुअल आउटपुट, जिसको आप स्टेडी स्टेट आउटपुट भी कहते हो। देन मेरे पास है के टी डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1 विच इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो आपको सिस्टम पे कोई भी चीज अप्लाई करने पर फौरन मिलता है। अगर मैंने कोई इनपुट किसी भी सिस्टम पे अप्लाई की है तो आउटपुट जो मुझे फौरन मिलेगी वो एक्चुअल आउटपुट नहीं होगी, वो होगी डिस्टर्बेंसेस। तो उसको आप लोग कहते हो नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम या फिर ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली टाइम रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स पर डिवाइडेड होता है, फोर्स रिस्पॉन्स या फिर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स या फिर ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स। मींस ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स का एक और नाम नेचुरल रिस्पॉन्स है, और फोर्स रिस्पॉन्स का एक और नाम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैटलैब कमांड सेक्शन। फर्स्ट कमांड जो हम लोग आज की लैब में यूज करेंगे वो है स्टेप कमांड। हम लोग बेसिकली क्या करे हैं, एक स्टेप सिग्नल को अप्लाई करे हैं अपने कंट्रोल सिस्टम पर। सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कमांड ट्रांसफर फंक्शन की, जो हमने लास्ट लैब में भी यूज की थी। तो उससे हम सिस्टम को पहले शो करवा देंगे, देन हम लोग सिस्टम पे स्टेप की कमांड यूज करेंगे। स्टेप की कमांड क्या करेगी? स्टेप की कमांड मुझे बताएगी सिस्टम का रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट। देन मेरे पास है इम्पल्स रिस्पॉन्स कमांड। इम्पल्स रिस्पॉन्स कमांड जो है वो मुझे सिस्टम का रिस्पॉन्स बताएगी जब मैं इम्पल्स सिग्नल जो है किसी भी सिस्टम पर अप्लाई करती हूँ। तो इम्पल्स ब्रैकेट सिस लिखेंगे या फिर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जिससे भी आप सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो लिखोगे, और जस्ट आपने इम्पल्स सिस्टम लिखना है और आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो बेसिकली है स्टेप रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम पर। ठीक है, तो मैं इसको मैटलैब पे किस तरह से परफॉर्म करूंगी। मैटलैब में सबसे पहले तो मैं मैटलैब को ओपन करूंगी। जैसे मैंने मैटलैब ओपन किया है तो यहाँ पर आपको जो विंडो नज़र आ रही है ये बेसिकली आपके पास विंडो है एडिटर विंडो। ठीक है, अगर आपने कमांड विंडो पर जाना है तो मैं इधर क्लिक करूंगी, ठीक है, और कमांड विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो बेटर है कि एक ही दफ़ा मैंने जब अपने कोड को रन करना होता है तो बेटर होता है कि मैं एडिटर विंडो को यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैं एडिटर विंडो पर सबसे पहले जाऊँगी और अपना कोड लिखूँगी। अब हमारे कोड के जो है ना दो पार्ट्स हैं, एक तो है स्टेप रिस्पॉन्स और दूसरा है इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप रिस्पॉन्स अगर मैं ले रही हूँ किसी भी सिस्टम का, तो स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम का लेने के लिए मुझे चाहिए सिस्टम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करूंगी, और सिस्टम को हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं? ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिस्टम लूंगी, किस तरह से? ट्रांसफर फंक्शन को यूज करते हुए,
उसके बाद सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया, देन उस सिस्टम का मैं स्टेप रिस्पॉन्स लूँगी। ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स किसके थ्रू लूँगी? स्टेप की कमांड को यूज़ करते हुए, जो अभी मैंने आपको बताई है। तो अब मैं एडिटर की विंडो पे अपना कोड लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी CLC एंटर क्लियर ऑल, फिर मैं लिखूँगी क्लोज ऑल। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, CLC क्या होता है, क्लियर ऑल क्या होता है, क्लोज ऑल क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। उसके बाद अब मैंने डिफाइन करना है अपना सिस्टम, जिसका बेसिकली मुझे लेना है स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टेप रिस्पॉन्स जिस सिस्टम का लेना है उसको डिफाइन करने के लिए मैं लिखूंगी सिस इक्वल्स टू, आप सिस की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, सिस्टम पूरा लिख सकते हो, कोई चीज़ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सिस इक्वल्स टू TF, जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन की कमांड है, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लेना है, तो ट्रांसफर फंक्शन मैंने किसका लेना है? मैटलैब मुझे खुद से भी दिखा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेना है। अब मैं कोई ऐसा मैथमेटिकल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो देती हूँ। लेट सपोज मेरे पास जो न्यूमरेटर था वो था एट 8s की स्क्वायर प्लस 18s प्लस 32। तो 8 लिखूंगी, 18 लिखूंगी और उसके बाद लिखूंगी 32, ब्रैकेट स्क्वायर मैंने क्लोज कर दी, कॉमा लगाऊंगी और उसके बाद मैं लिखूंगी एक नई ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी और अगला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो डिफाइन करूंगी। पहले जो मैंने डिफाइन किया वो क्या है? न्यूमरेटर ऑफ द सिस्टम। अब मैं जो डिफाइन करूंगी वो होगा मेरे पास डिनोमिनेटर ऑफ द सिस्टम। तो 1 दिया मैंने, उसके बाद 6, उसके बाद आएगा मेरे पास 14, फिर मेरे पास आएगा 24, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ली, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन लगा दिया टर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ डिफाइन की है ना, ये मेरा क्या है? ये मेरा आपके पास है सिस्टम। मैंने अपने सिस्टम को डिफाइन कर दिया यूजिंग कौन सी कमांड? ट्रांसफर फंक्शन की कमांड। ट्रांसफर फंक्शन की कमांड के थ्रू मैंने अपना सिस्टम डिफाइन कर दिया है। अब मैंने स्टेप रिस्पॉन्स लेना है इस सिस्टम का। स्टेप रिस्पॉन्स किस पे होता है? स्टेप रिस्पॉन्स आपके पास होता है फिगर पर। ठीक है, फिगर की फॉर्म में होता है। अब फिगर की फॉर्म में स्टेप रिस्पॉन्स को देखने के लिए हम लोग अपनी फिगर को पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। इस लैब के अंदर मैंने 2 फिगर्स मुझे चाहिए, तो मैं चाहती हूँ उसका डिस्प्ले मुझे एक ही फिगर पर नजर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? यूज़ करूँगी सब प्लॉट। मीन्स मेरे पास जो प्लॉट बन रहा है उसके सब पोर्शंस बनाऊंगी। लेट सपोज मैंने एक फिगर में 2 ग्राफ्स देखने हैं, मीन्स मैंने 2 रोज बनानी है। 2 ग्राफ्स देखने हैं तो 2 रोज बनानी है। 2 रोज बनानी है तो मैं क्या करूँगी? सब प्लॉट लिखूंगी, एक ग्राउंड ब्रैकेट लूंगी, 2 लिख दूंगी, क्योंकि मैंने 2 रोज बनानी है। 2 ग्राफ्स लेने हैं तो 2 रोज बनानी है, लेकिन कॉलम एक ही है। ठीक है, उसी कॉलम में पहली रो में एक ग्राफ है, उसी कॉलम में एक ही कॉलम में दूसरी रो में दूसरा ग्राफ है। तो मैं क्या करूँगी? 2 1, और क्योंकि मैंने पहले वाला जो प्लॉट है लेना है तो मैं क्या करूँगी? 2 1 मीन्स 2 रोज है, 2 रो में पहला जो कॉलम है 1 कॉलम है, एक ही कॉलम है तो मैंने 1 डिफाइन किया। अब उस कॉलम के किसके बाद 2 रोज थी, 2 था, एक कॉलम था, 1 था। अब उस कॉलम में फर्स्ट रो में फर्स्ट पोर्शन में मैंने एक प्लॉट देखना है, तो यहाँ लिख दूंगी 1, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करूँगी, सेमीकोलन लगाऊंगी और एंटर कर दूंगी। अब इस सब प्लॉट के अंदर आपकी जो 2 रोज हैं इसमें पहले कॉलम में और पहले कॉलम के अंदर पहले पोर्शन के अंदर मैंने जो प्लॉट देखना है वो मेरे पास है स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स मैंने किसका लेना है? मैंने स्टेप रिस्पॉन्स लेना है अपने इस वाले सिस्टम का। ठीक है, इस वाले सिस्टम का मैंने लेना है। तो मैं क्या करूँगी? एंटर करूँगी और लिखूँगी स्टेप ब्रैकेट सिस ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ठीक है, ये मेरे पास स्टेप रिस्पॉन्स मैंने ले लिया है किसका? इस सिस्टम का। अब मैंने जो अगला ग्राफ लेना था वो कौन सा लेना था? मैंने लेना था इम्पल्स रिस्पॉन्स का, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब प्लॉट 2 रोज, एक कॉलम,
ठीक है, और एक कॉलम में सेकंड पोर्शन के अंदर मुझे चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो मैंने 2 लिखा। यहाँ पे मैंने 1 लिखा था क्योंकि मुझे पहले पोर्शन में चाहिए था, यहाँ पे मैंने 2 लिखा क्योंकि मुझे दूसरे पोर्शन में चाहिए था। फिर मैं लगाऊंगी ब्रैकेट, सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद अब मैंने दूसरे पोर्शन के अंदर क्या मुझे चाहिए, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो मैं क्या करूंगी, IMPLPULSE इम्पल्स, आई इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मुझे किसका लेना है, मैंने लेना है सिस्टम का। तो मैं लिखूंगी, लगाऊंगी ब्रैकेट सिस सेमीकोलन और एंटर। तो मेरा ये कोड जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब इसको मैंने रन करना है और देखना है कि मेरे पास दोनों प्लॉट्स जो हैं, स्टेप रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मैं रन पर क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जो है पूरा ग्राफ आ गया है, दोनों ग्राफ्स आ गए हैं। स्टेप रिस्पॉन्स का भी ग्राफ आ गया है। पहले जो पोर्शन है 2 कॉलम्स थे, मैंने कहा था मैंने 2 रोज में डिवाइड किया, एक रो ये है, दूसरी रो ये है। कॉलम क्या था, एक ही। अब उसी कॉलम के अंदर पहले पोर्शन में स्टेप रिस्पॉन्स था, दूसरे पोर्शन में इम्पल्स रिस्पॉन्स था। पहले वाला जो पोर्शन है उसमें स्टेप रिस्पॉन्स था तो स्टेप रिस्पॉन्स का ग्राफ आ गया, दूसरे पोर्शन में इम्पल्स रिस्पॉन्स था तो उसका ग्राफ आ गया। आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है दोनों प्लॉट्स के, और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे सिस्टम का एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है वो मुझे स्टेप रिस्पॉन्स में नजर आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं किसी भी सिस्टम पे इम्पल्स इनपुट देती हूँ तो मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है और मैंने सिस्टम पर स्टेप इनपुट दी तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड इस तरह से चेंज हुआ। टाइम चेंज हो रहा था और मैंने सिस्टम पे इम्पल्स इनपुट दी तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड इस तरह से चेंज हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है मैटलैब पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं।